तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा, है ना। ऐबक को निपटा दिया था, मार डाला था, है तुम लोग मर्डर का केस लगेगा तुम लोगों को। गुलाम वंश पढ़ रहे थे, है ना। गुलाम वंश में ऐबक को तुमने निपटा दिया, गुलाम वंश का संस्थापक था, तुमने उसको निपटा दिया, मतलब तुम पे क्या लगेगा, मर्डर का केस, कुछ नहीं लगे, फांसी होगी तुम लोगों को। कब से कब तक चला था ये? 1206 से लेकर के 1290 तक। इसमें से पहला जो इसका संस्थापक था वो कौन था? ऐबक था। ऐबक का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1206 से लेकर के 1210। बोला करो सब लोग। कुछ लोग कहते हैं कि बोलने से होता है ना, करने से होता है, बोलने से। करोगे तभी तो होएगा, हैं? करो। ध्यान मुस्कुरा कह रहे हो तुम, हैं? अगला बताओ, अब इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1210 में। 1210 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। कैसे मृत्यु होती है? तो चौगान खेलते हुए घोड़े से नीचे गिर जाता है, घोड़ा इसके ऊपर पैर रख के निकल जाता है ना। और राम नाम सत्य हो जाती है इनके। तुम पे नहीं लगेगा मर्डर का केस, ठीक है, घोड़े पे लगेगा। घोड़े को फांसी पे लटकाओ। अच्छा सोचो, अगर घोड़े को फांसी पे लटकाया जाए तो कैसा लगेगा? जानवर है तो लटकाओगे, इंसान को लटकाते हो तो ऐसा लगता है जबान निकल आती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? घोड़े को लटकाओ, सोचो घोड़े की जबान लटक रही हो, घोड़ा इतना बड़ा लटक रहा हो, ऊपर से 4 पैर लटक रहे उसके, हैं? घोड़े को फांसी होगी क्या? नहीं होगी फांसी। अच्छा, अब इसकी जब मृत्यु हो गई तो इसके बाद में इसका एक पुत्र होता है, उसका नाम होता है आराम शाह। क्या नाम होता है? आराम शाह। तो राजा वाले कल्चर में यही मतलब होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, सिंपल सा लॉजिक होता है। तो इसका बेटा था कौन? आराम शाह। तो आराम शाह क्या बन गया? आराम शाह राजा बन गया, है ना। लेकिन जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम था। नाम इसका क्या है? आराम शाह। तो दिन भर आराम करता था, बिल्कुल मौज मस्ती में रहता था। इसे शासन व्यवस्था बिल्कुल नहीं आती थी। राजा होने के लिए क्या चाहिए? एक तो तुम में इतना साहस होना चाहिए कि तुम अपनों से भी लड़ सको, क्योंकि राजा के आसपास उसके अपने ही सबसे खतरनाक होते हैं। हर एक आदमी उसको मारने का ही प्रयास करता रहता है जो उसके आसपास है। तो सबसे खतरनाक तो ये हो जाता है। और दूसरी बात, तुम्हें कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए शासन चला पाने की। इसमें कोई भी क्वालिटी नहीं थी, एकदम आराम वाला आदमी था। नाम के हिसाब से काम था इसका। तो ज़्यादा दिन चला नहीं। ऐसे रहोगे कितने दिन चलोगे? ज़्यादा दिन चलने की संभावना है क्या? नहीं चलोगे। तो इसका शासनकाल चला। 1210 में बना शासक बना 1210 में, और मात्र एक ही साल के अंदर ये हट गया। तो 1211 में ये हट गया। तो हटाया किसी ने? अपने आप से तो हट नहीं जाएगा। राजा बन जाए तेल देश कैसे हट जाएगा? तुमको बता दें जैसे राजा, तुम हट जाओगी? नहीं, ये देखो राजा बनने के लिए तैयार है। राजा वाला कल्चर नहीं है इंडिया में, ठीक है। ये देखो राजा बनने के लिए तैयार है। तो अगला जो शासक होगा जिसने इसको हटाया वो ऐबक का गुलाम था, ठीक है। ऐबक का कौन था? गुलाम। तो इसका एक गुलाम था। वो अगला जो शासक बनेगा, जो वास्तव में शासक है, बैठ जाओ इधर बैठ जाओ। जो अगला होगा वास्तव में जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा? ऐबक का गुलाम बनेगा। और ऐबक का गुलाम कौन बनेगा? इल्तुतमिश। कौन बनेगा? सही लिखा है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। अब ये कब से कब तक बनेगा? तो 1211 में आएगा, आराम शाह को हटा देगा, है ना। और उसी की जगह पे ये आ जाएगा 1211 में। और 1211 से कब तक रहेगा? 1236 तक। कब तक रहेगा? क्या बोली थी? 1213 बोली थी। मतलब बस 2 ही साल निपटाओ, जल्दी खत्म करो सब, है। ऐसा नहीं है। 1211 से कब तक चला है? 1236 तक। कब तक चला? 1236। तो ये किसका गुलाम था? ऐबक का गुलाम था। अच्छा, इन गुलामों में ऐसी प्रवृत्ति थी, अगर गुलाम अच्छे क्वालिटी का है, अच्छे क्वालिटी मतलब उसमें योग्यता है, तो उसको अच्छे पद भी दे दिए जाते थे। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था, उनको अच्छे पद दे दिए जाते थे। तो इसमें योग्यता थी। राजा वाले जितने भी गुण थे वो सब इल्तुतमिश में थे, है ना। राजा वाले जितने भी गुण थे वो सारे किस में थे? इल्तुतमिश में थे। इसीलिए इसको ऐबक ने यूपी में एक जगह है जिसे कहते हैं बदायूं। कौन सी जगह है? कभी गए यूपी? बदायूं, यूपी वाले हो, बदायूं तो गए होंगे। ये देखो इनके बड़े पापा रहते हैं बदायूं में। यूपी में जगह है बदायूं, ठीक है, ठीक है। यहाँ का इसको बना दिया गया था सूबेदार। क्या था? सूबेदार। अब तुम गई हो तो तुमको पता होगा कि ये जो यूपी के पास बदायूं जो है ना, यूपी में पटक देंगे तुमको उठा के। अभी कह रही सर जी हमारे बड़े पापा वहाँ रहते हैं, हम गए हैं। अब कह रही हम नहीं गए, बड़े पापा वहाँ रहते हैं। चलो ठीक है। ये बदायूं जो है दिल्ली के पास में पड़ता है,
है ना, दिल्ली से ज़्यादा दूरी इसकी नहीं है। यूपी का ही ये भाग है ना, यूपी में एक ज़िला है बदायूं, ठीक है, दिल्ली के आसपास पड़ता है। तो ये वहाँ का सूबेदार था, ठीक है। जैसे ही आराम से बैठा और इसने अपना प्लान बनाना चालू किया कि कैसे इसको गद्दी से हटाएं, और इसने प्लान करके इसको हटा भी दिया इस आधार पे कि ये योग्य नहीं है, ठीक है, और गद्दी पे बैठ गया। अब ये गद्दी पे बैठ गया तो क्या ये लाहौर जाएगा? लाहौर में इसने आराम शाह को हटाया है। लाहौर राजधानी थी, गुलाम वंश के ऐबक ने बनाया था, लेकिन ये अगर लाहौर जाएगा तो वहाँ पर आराम शाह के चाहने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो इसका क्या करते, विरोध करते। तो इसने अपने चाहने वाले लोगों के आसपास अपनी राजधानी बना ली। बदायूं जो कि दिल्ली के आसपास है, तो इसने अपनी राजधानी कहाँ बना ली? अरे तो बदायूं राजधानी बना लो राजधानी दिल्ली के पास है तो दिल्ली में बना ली। कहाँ बना ली? राजधानी दिल्ली बना ली, क्योंकि इससे पहले भी भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? दिल्ली हुआ करती। दिल्ली एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था जिसे मोहम्मद गौरी ने जीता था पृथ्वीराज चौहान से, है ना, और वो जाकर के दे दिया था ऐबक को। तो ऐबक ने दिल्ली में शासन नहीं किया, क्योंकि वहाँ पहले उस समय पृथ्वीराज चौहान के चाहने वाले ज़्यादा लोग होंगे, इसलिए वहाँ रहता तो उसका विरोध ज़्यादा होता। तो उसने वहाँ से थोड़ी दूर हट करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे लाहौर में अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। अब वो वहाँ मर गया तो उधर इसको लफड़ा था, ये यहाँ पहले से रह रहा था तो इसके चाहने वाले यहाँ हो गए थे, तो इसने अपनी राजधानी कहाँ बना ली? दिल्ली में बना ली, है ना। अब जब इसने राजधानी अपनी बना ली तो था तो ये गुलाम ही, तो इसको कोई राजा की वैल्यू नहीं दे रहा था। इस्लाम में इनकी ज़्यादा वैल्यू हो नहीं रही थी कि ये राजा नहीं है। तो ये गया इस्लाम धर्म के जो धर्म गुरु होते हैं क्या कहते हैं? खलीफा। किसके पास गया? हाँ, ईरान के खलीफा के पास गया। कहाँ गया? खलीफा के पास। खलीफा जानते हो क्या कहते हैं? बहुत बड़े खलीफा मत बनो, है ना। तो खलीफा मतलब जो इस्लाम धर्म में क्या होते हैं? धर्म गुरु होते हैं, उन्हें खलीफा कहते हैं। तो खलीफा जो होते थे उनसे इन्होंने परमिशन ले ली। खलीफा मतलब अगर धर्म गुरु जी से परमिशन ले लोगे तो बन गए तुम, है ना। तो इसने क्या किया, इस्लाम धर्म में जो सबसे बड़े धर्म गुरु होते हैं उन्हें खलीफा कहते हैं, उनसे इसने परमिशन ले ली। और उसमें परमिशन को क्या कहते हैं? खिलअत। क्या कहते हैं? खिलअत। तो इसने खिलअत ले ली। खिलअत मतलब क्या है? परमिशन। ब्रैकेट में लिख लो परमिशन, है ना। ये समझ लो एक हिसाब की डिग्री है कि तुमको राजा होने की क्या मिल गई? हाँ, डिग्री मिल गई तुमको, अब तुम राजा बन सकते हो, है ना। तो समझ लो डिग्री का नाम क्या था? सुल्तान। क्या नाम था? तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। किसने? इल्तुतमिश ने। तो यही इल्तुतमिश क्या बन गया? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। क्या बन गया? वास्तविक संस्थापक। हमने तुमको बताया था कि ऐबक गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं है। वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये क्या हो जाएगा? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। क्या बन जाएगा? वास्तविक संस्थापक। समझ में आई बात? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। अच्छा, अब ये भारत में रह रहा था तो इसने अपने कल्चर की कुछ चीज़ें भारत में बनवाई। जैसे अभी तक भारत में कहीं भी मकबरा बनने की पद्धति नहीं थी, ऐबक ने बनवाया तो उसने मस्जिद बनवाई। उससे पहले भारत में मस्जिद बनने की परंपरा नहीं थी। सबसे पहली मस्जिद बनाई कुवत इल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। किसने? ऐबक ने। इसने मकबरा बनवाया सबसे पहले, है ना। क्या बनवाया? सबसे पहला मकबरा अगर तुमसे पूछा जाए तो किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया। भारत में सबसे पहला मकबरा किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया। एक होता है गुंबद वाली एक रचना होती है, गुंबद। गुंबद जानते हो? घरों के ऊपर ऐसे वैसे गोल बनवाया था ना वो, हाँ वो वाला। तो गुंबद का कल्चर भी कौन लेके आया? इल्तुतमिश ही लेकर के आया। तो भारत में सर्वप्रथम गुंबद किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। मकबरा किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया। क्या होता है मकबरा? बताओ, मकबरा में क्या होता है? बोलो, नहीं तो क्या हम बताएंगे? पूछ किस तरह है, बताओ। हाँ, कह सकते हैं क्या? उसमें सर किसी को दफनाया जाता है। हाँ, उसमें किसी को दफनाया जाता है। जब बड़े बड़े आदमी मर जाते हैं ना तो उनकी बड़ी बड़ी समाधि बनती है हमारे कल्चर में। उनके कल्चर में क्या बनता है? मकबरा बनता है। ठीक है, बात समझे? गुंबद भी उसी पे बनाने का एक कल्चर है उनका। गुंबद बनवाते हैं। जैसे ताजमहल देखा तुमने, मुमताज महल का क्या है? एक हिसाब से देखें तो हमारे हिसाब से क्या बनवाते हैं? हमारे हिसाब से जो बनवाते हैं उसे क्या कहते हैं? समाधि। तो वो मुमताज महल की क्या है? समाधि बनी हुई है। लेकिन उनके कल्चर में उसे क्या कहते हैं?
मकबरा। तो ताजमहल क्या है? एक मकबरा ही है। अच्छा, मस्जिद क्या होता है? मस्जिद वो होती है जिसमें, जिसे मंदिर कह सकते हैं अपने यहाँ का, है ना। मस्जिद होती है जहाँ पे वो लोग पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो मस्जिद होती है। तो मस्जिद सबसे पहले किसने बनवाई? ऐबक ने बनवाई। मकबरा सबसे पहले किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया। और दोनों के दोनों ही क्या थे? दोनों के दोनों गुलाम थे। एक गुलाम था मोहम्मद गौरी का, दूसरा गुलाम किसका है? ऐबक का गुलाम है। बात समझ में आई? अच्छा, अब ये भारत में आ तो गया, अभी भी इसका विरोध बहुत हो रहा था, है ना। सब लोग इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि ये गुलाम का भी गुलाम था और इसने स्वयं को शासक मान लिया, राजा मान लिया। उससे पहले ऐबक था, वो गुलाम था, उसने कभी अपने आप को राजा नहीं माना। उसने अपने आप को वास्तविक शासक सुल्तान कभी नहीं घोषित किया। इसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया, इसलिए इसका विरोध ज़्यादा हुआ, बहुत विरोध हुआ। तो उसने कहा कि अब यहाँ अपने रखेंगे नहीं आसपास किसी ऐसे आदमी को जो हमारा विरोध करे। ये सब तुर्क से आए थे, पता होगा तुम लोगों को, ये सब गौरी वगैरह कहाँ से आए थे? तुर्क से आए थे। तो वहाँ से ये 40 तुर्क विद्वानों को ले आया। उन्हें कहते हैं 40 तुर्क सरदार, है ना। उसको तुर्काने चहलगामी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तुर्कान ए चहलगामी। क्या कहते हैं? तुर्काने चहलगामी। जानते क्या होता है ये? इसमें 40 सरदार होते हैं। क्या होते हैं? 40 तुर्क सरदार होते हैं। तुर्क अफगानिस्तान में रहने वाली एक जनजाति है, ठीक है। वो तुर्की से नहीं लाए हैं, ये तुर्क जनजाति है ना। इससे 40 तुर्क सरदार लेकर के आया और अपनी एक कैबिनेट बनाई। कैबिनेट समझते हो? मंत्रिमंडल। अपना एक क्या बना लिया? एक मंत्रिमंडल बना लिया। अब ये मंत्रिमंडल किसका समर्थन करेगा? वास्तविक सिंपल सी बात है ना कि वो इल्तुतमिश का ही समर्थन करेगा, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही इनको बनाया है। लेकिन तुमने देखा है अफगानिस्तान वाले जो मुसलमान हैं एकदम कट्टर टाइप के होते हैं, वो फिर किसी की नहीं सुनते और महिलाओं को तो बिल्कुल सम्मान नहीं देते। यही कारण हो गया कि इसका भी जो बेटा था वो खच्चर निकल गया। तो इसने सोचा कि अपनी बेटी को हम बनाएंगे शासक। जब ये मरा तो लिख के गया कि हाँ अपनी बेटी को शासक बनाएंगे। इसकी बेटी का नाम था रजिया। वो आगे चल के सुल्तान बनी। तो इन्हीं 40 तुर्क सरदारों ने उसका विरोध भी किया था, रजिया का। इन्हीं 40 तुर्क सरदारों ने। और यही 40 तुर्क सरदार वो हैं जिसने रजिया को जानबूझ के मरवा दिया था। क्यों? क्योंकि इस्लाम में महिलाओं को ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती। अब भड़क ना जाए इस्लाम वाले कहें कि ये वास्तविकता है। अभी तुम देख लो अफगानिस्तान में वहाँ क्या हो रहा है। किसी को कह रहे हैं कि पूरा मुंह ढक के चलो, तुम पढ़ नहीं सकते, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, बाहर घूमने का अधिकार नहीं, सारे अधिकार छीने ले रहे हो। तो कैसे कोई मानेगा कि इस्लाम में महिलाओं को बहुत ज़्यादा इज्जत है ना। इतिहास भी गवाह है, वर्तमान हम देख ही रहे हैं इतनी सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो इसको मिटा देते हैं। चलो इतना लिख तो लिया ही होगा। तुर्काने चहलगामी क्या है? तुर्काने चहलगामी 40 तुर्क सरदारों का क्या है? एक ग्रुप है, जिसे क्या कह सकते हैं हम? इल्तुतमिश का मंत्रिमंडल भी कह सकते हैं। नहीं कह सकते? इल्तुतमिश का मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा? तुर्काने चहलगामी, जो हर बात पे इल्तुतमिश को क्या देता है? सलाह देता है। मंत्रिमंडल का काम यही तो होता है, कानून बनाना, उसे लागू करवाना और राजा को सलाह देना, शासक को सलाह देना। इसने सिक्के चलवाए। किसने? इल्तुतमिश ने। इसने 2 प्रकार के सिक्के चलवाए, तांबे के और चांदी के। कैसे कैसे? तांबे और चांदी के। देखो राजा का काम क्या है? यही सारी चीजें तो देखना है ना। तो ये सारे काम कर रहा था जो एक राजा को करने चाहिए थे। इसने तांबे का सिक्का चलवाया और चांदी का। ये सही सारे काम करोगे तभी तो वास्तविक संस्थापक कहे जाओगे। नहीं तो केवल गद्दी पे बैठ जाने से आप राहुल गांधी कहे जाओगे, कोई तुम्हें आके पप्पू कह जाएगा। यही तो होगा। बोलो, गद्दी बैठने के बाद में क्या होगा? अगर तुम में योग्यता नहीं होगी तो तुमको लोग, तुम भले ही प्रधानमंत्री गद्दी बैठ जाओ, कहेंगे तो लोग पप्पू ही, है ना। देखो फंसा दिया राहुल गांधी गए जेल, गए नहीं गए 2 साल के लिए। अब तो गए, उनकी सांसदी चली गई, जेल भी चले जाएंगे, सजा सुनाई गई। अगर आगे उन पर कार्रवाई होती है देखा जाएगा, कोर्ट का निर्णय है आगे क्या होगा। लेकिन सांसदी तो चली गई उनकी, है ना। तो वही होता है, इसमें योग्यताएं थी जो एक राजा के लिए होनी चाहिए थी। जो तांबे का सिक्का था उसे इसने कहा जीतल। क्या कहा? जीतल। तांबे के सिक्कों को क्या कहा? जीतल कहा। और चांदी का सिक्का था उसे क्या कहा? टंका। क्या कहा? टंका। तो जीतल और टंका नामक 2 सिक्के चलवाए गए। ठीक है, तुमसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सिक्का ऐसा है जो चांदी का था
ऑप्शन में जीतल होगा, टंका होगा, और भी 2 ऑप्शन होंगे, उनमें से तुमको एक लगाना होगा, है ना। या फिर ये पूछेगा इल्तुतमिश ने इनमें से कौन से सिक्के चलवाए थे, तो जीतल और टंका। पूछेगा काहे के बने थे, तो ये तांबा का था और नीचे टंका चांदी का हुआ करता था, है ना। अच्छा एक बात बताओ तुम, मोहम्मद गौरी के कितने सुल्तान वो गुलाम थे? 3। मोहम्मद गौरी के कितने गुलाम थे? अगर गौरी को देखोगे तो गौरी के 3 गुलाम, जिनमें से एक तो ऐबक था, जिसने क्या किया, इसकी बेटी को फंसा लिया है, शादी कर ली, हो गया गेम, हो गया नहीं हो गया। और एक कौन था, यालदोज था, है ना। और तीसरा कौन था, कुबाचा। 3 गुलाम थे। कुबाचा कुछ ज़्यादा योग्य था नहीं, तो उधर अफगानिस्तान में ही रह गया, है ना। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आसपास वाले शासन क्षेत्र में शासन कर रहा था, और इसे क्या दिया गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आसपास वाला क्षेत्र, है ना। ये लाहौर में इसकी राजधानी थी, तो हिंदुस्तान लगभग इसको दिया गया था, हिंदुस्तान की क्षेत्र इसे मिल गया था। इसे ज़्यादा क्षेत्र इसलिए मिला क्योंकि उसने उसकी बेटी से शादी कर ली थी, है ना। तो जब ये मरा तो इसकी जगह पे आराम सा आया, आराम सा, ज़्यादा दिन रुका नहीं, तो फिर उसकी जगह पे कौन बन गया, इल्तुतमिश। तो हम सीधे कह सकते हैं ऐबक की जगह कौन आया, इल्तुतमिश आ गया। ऐबक की जगह कौन आ गया, इल्तुतमिश आ गया। अब बताओ यहाँ पे लड़ाई होगी कि नहीं होगी, कि आवाज बंद कराओ बाहर। गौरी का जो शासन था उसको मिला था ऐबक को, तो कह रहा था कि तुम रखते तो ठीक, तुम्हारा लड़का रखता तो ठीक, अब तुम्हारा भी गुलाम ले गया तो ये गलत बात है, इसलिए अब मेरा अधिकार होता है। कौन बोला, यालदोज। और ये बात इल्तुतमिश को पहले ही पता थी कि सबसे ज़्यादा विरोध करने के लिए कौन आएगा, यालदोज, क्योंकि कुबाचा ज़्यादा योग्य नहीं था तो वो नहीं आया, लेकिन यालदोज की संभावना पूरी थी कि ये आएगा ही आएगा। आवाज़ बंद करा बाहर, ठीक है। तो यालदोज आया, ठीक। अब यालदोज के आने का पूरा इंतजार था इसे कि ये आएगा ही आएगा, तो ये पूरी प्लानिंग करके बैठा था कि जैसे ही आएगा हम इसे टैकल कर लेंगे, है ना। लड़ने के लिए पूरा तैयार था। तो यहाँ पे होता है तराइन का तीसरा युद्ध। कौन सा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध। अभी तक तुमने 2 ही युद्ध सुने होंगे तराइन के। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ, 1191 में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ, हाँ 1215 में। कब हुआ, 1215 में। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ, 1215 में। किसके इसके बीच में हुआ, तो इल्तुतमिश के बीच में। किसके बीच में, इल्तुतमिश और किसके बीच में, यालदोज के बीच में। अब बताओ जीतेगा कौन। हमने पहले ही कहा था कि इल्तुतमिश बहुत योग्य टाइप का आदमी था, है ना, इसलिए इल्तुतमिश जीत गया। और यालदोज को लग रहा था कि हम जीत लेंगे, लेकिन नहीं, वो पहले से ही तैयारी में बैठा हुआ था। कई बार लड़ना बहुत ज़्यादा होशियारी काम नहीं होता है। देखो इसका एक सबूत भी है। अभी इल्तुतमिश को तुम देखोगे तो ये इधर वाला, ये तो तुमको पता ही होगा, हिंदुस्तान का नक्शा ऐसे कुछ है ना। इसके इधर अगर तुम देखोगे तो यहाँ चीन होता है। चीन में उस समय चंगेज खान का शासन था। चीन में कौन था, चंगेज खान। तो चीन में शासन कर रहा था चंगेज खान, ठीक है। चीन में शासक कौन था, चंगेज खान, ठीक है। तो चीन चंगेज खान का एक दूसरे शासक थे, उससे लड़ाई चल रही थी, जिसका नाम था जियाउद्दीन मांग बर्नी। क्या नाम था, जियाउद्दीन मांग बर्नी। उससे इसकी लड़ाई चल रही थी। किससे, जियाउद्दीन मांग बर्नी, ठीक है। इससे लड़ाई चल रही थी, लेकिन चंगेज खान से कौन जीते। उस समय इतिहास में, अब उस समय का छोड़ो, अभी तक के इतिहास में इससे ज़्यादा क्रूर शासक कोई हुआ ही नहीं है। चंगेज खान इतना क्रूर शासक था कि इसकी सेना जहाँ से भी निकलती थी वहाँ पूरा सन्नाटा छा जाता था, एक भी जीवित प्राणी बचता नहीं था वहाँ। चंगेज खान ने अपनी सेना को आदेश दे रखा था कि जिसके पास जितने ज़्यादा खोपड़ियाँ होंगी, खोपड़े समझते हो, मुंडी, उसको उतना ज़्यादा उपहार दिया जाएगा। तो इसकी सेना इतनी ज़्यादा क्रूर हो चुकी थी कि जो भी आदमी मिल जाता था उसको काट के उसके मुंडी को अपने भाले में पिरो के रखता था। लास्ट में सामने पेश करता था, देखो मेरे पास इतनी मुंडियाँ हैं। तो सैनिक को तो मारते ही थे जिस सेना के साथ युद्ध होती थी, वहाँ के बाकी जो आम जनता है उसको भी मारते थे। आम जनता को मारते वहाँ तक ठीक था, हालांकि ठीक नहीं है, लेकिन तब भी मान लो वे इतने क्रूर थे कि महिलाओं तक को नहीं छोड़ते थे। महिला तो छोड़ो, अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसका पेट चीर करके उससे बच्चा निकाल लेते थे, क्योंकि एक खोपड़ी वहाँ भी है।
और वो खोपड़ी भी निकाल करके अपने भाले में पिरो लेते थे, क्योंकि सामने क्या दिखाना है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा खोपड़ी हैं, और इस आधार पे उसको पुरस्कार दिया जाता था। तो तुम समझ सकते हो कितना क्रूर शासक था चंगेज खां। जहाँ से भी निकल जाता था वहाँ एकदम तहस नहस कर देता था, ऐसे जीत पाना लगभग असंभव था। तो ये भाई साहब पंगा ले लिया जियाउद्दीन मांग बर्नीस से, लिए तो मारे गए, इनकी सेना मर गई, बहुत ज़्यादा इनको नुकसान हुआ। भागे तो कहाँ है, हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान में दिल्ली में शासक कौन था उसमें, ध्यान रखना, चंगेज खां का समकालीन शासक पूछा जाएगा हिंदुस्तान में तो कौन था उस समय, इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश से मदद मांगने के लिए आया। अब इल्तुतमिश को तो पता ही नहीं था कौन तुमको मार रहा है, ये आराम से आया, कह रहा साहब हमको बचा लो, तुम्हारे पास तो पूरा हिंदुस्तान, तुम बड़े शासक हो, हमको बचा लो एक बार, हम बहुत दिक्कत है हमको। तो मैंने कहा अरे चिंता मत करो, हम हिंदुस्तान के सुल्तान हैं, आओ बैठो। शाम को हुआ भैया, इनकी खातिरदारी हुई, शाम में खाने में बुलाया गया इनको, कहा आओ तुम्हारी खातिरदारी करते हैं। बिठाया गया, खाना आना लगा, जियाउद्दीन मांग बर्नी खाने लगा, आराम से व्यवस्था हो गई पूरी। तभी खाते खाते इसने पूछा इल्तुतमिश ने, अच्छा एक बात बताओ तुमको मार कौन रहा है। तो उसने कहा अरे वो चंगेज खां है ना, वही मार रहा है। इल्तुतमिश का दिमाग खराब हो गया, कहा अरे तुमको चंगेज खां मार रहा है। कहा उठो पहले उठो, ये रखो पहले, जो खा रहा था पहले ये रखो नीचे, तो खा चुके निकालो, तुरंत निकालो। तो कहा भागो यहाँ से। उसके बाद में चंगेज खां पीछा करते करते हिंदुस्तान आ गया। ठीक है, तो तुमसे पूछा जाएगा चंगेज खां किसके शासनकाल में भारत में आया, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। और जैसे ही आया इल्तुतमिश ने कहा साहब देखो तुम्हारा वो जो दुश्मन नहीं था जियाउद्दीन मांग बर्नी, हमारे पास आया था मदद मांगने के लिए, लात मार के भगा दिया। चंगेज खां ने कहा अच्छा चलो ठीक है, अब तुम अच्छे आदमी लग रहे हो, कुछ तो नहीं करते हैं। ऐसी चालाकी करके इसने दिल्ली को बचा लिया, नहीं तो अगर चंगेज खां दिल्ली पे आक्रमण कर देता तो दिल्ली की गलियां खून से रंग जाती। इतना खतरनाक था चंगेज खां। तो ये सारी योग्यताएं किसमें, राजा में होनी चाहिए, और वो सारी योग्यताएं ये राजा में थी, है ना। और ऐसे करके इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी को संभालता है। ठीक है, समझ में आया।